हेलो कोडन बिल्डर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में देखेंगे एंड टर्म का आपका एग्जाम नज़दीक है, 22 दिसंबर को होने वाला है। तो इस वीडियो में एंड टर्म के लिए हम कुछ मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट हो रहा होगा वो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। मेनली हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम इंटीग्रेशन को बेसिक से स्टार्ट करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके एग्जाम में, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया। देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इस तरीके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, तो हम पहले इसको क्लियर करेंगे। ठीक है। और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं एग्जाम में, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सैंपल के लिए मैंने यहाँ पे बताया है। ये देखो, आपके ग्राफ के भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। आपसे पूछ देगा कि आपका एक फंक्शन f1 है, उसका एरिया अंडर द कर्व आप फाइंड करो, यानी कि एरिया पूछ देगा तो आप कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को। तो हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल हम 7 से 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम इस वीडियो में पूरा इंटीग्रेशन के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ कुछ जो वीक 1 से लेके वीक 12 तक के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ उससे क्वेश्चन जो आए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इंटीग्रेशन से और समझते हैं इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन से। तो देखो, इंटीग्रेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन हम इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पिछले वाले वीक में डिफ्रेंसिएशन पढ़ा था। तो आपने अगर डिफ्रेंसिएशन अच्छे से पढ़ा है, अगर आपको उसके फॉर्मूले पता है, तो आप इंटीग्रेशन भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन होता है क्या है, तो जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। क्या होता है, डिफरेंशिएशन का अगर रिवर्स आप कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन मिल जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। अब इसके हम टाइप के बारे में देख लेते हैं। जो इंटीग्रेशन होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। इनडेफिनेट में क्या होता है, अगर मान लो कोई फंक्शन दिया गया f(x), तो हम इसका क्या करते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरीके का ये वाला सिंबल होता है और ये होता है। ठीक है, f(x) dx होता है। अब जो इनडेफिनेट की बात करें तो ये हो गया। और डेफिनेट की बात करें तो डेफिनेट में क्या होता है, देखो डेफिनेट में क्या होता है, हमें लिमिट दिया गया होता है, यानी कि इसका रेंज दिया हो गया होगा कि a टू b तक का क्या है इसका रेंज है, यानी कि इसकी लिमिट दी गई होती है। और फिर क्या करते हैं हम फंक्शन का, हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये मेनली दोनों में अंतर होता है। इनडेफिनेट में आपका रेंज गिवन नहीं होता है और डेफिनेट में क्या होता है, आपका रेंज यानी कि लिमिट दिया गया होता है, तो उसको हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। और सबसे पहले इंटीग्रेशन आखिर काम करता क्या है, इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ पे होता है। देखो, इंटीग्रेशन का यूज़ होता है आपका सम फाइंड करने में। क्या करने में, आपको सम फाइंड करना होता है तो आप इंटीग्रेशन का यूज़ करते हो। और साथ ही साथ अभी हमने क्वेश्चन देखा एरिया वाला, तो आप अगर एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना चाहते हो, एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो भी आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन का यूज़ करोगे। तो आपको इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक सा थोड़ा सा क्लियर होगा कि इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है। अब हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, आपका डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। ये आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले, कुछ जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं, अगर आपको वो याद है तो आपको इंटीग्रेशन का भी क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला आराम से याद हो जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर साइन एक्स में लो, क्या साइन एक्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है साइन एक्स का, जब आप डिफरेंशिएशन करते हो dy/dx साइन एक्स, अगर मैं पूछूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन बोलते हो, बोलोगे आप, इसका होगा cos x। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका अगर आप इसका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x है, यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे cos x। ठीक है, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन ले लो, cos x का इंटीग्रेशन अगर लोगे तो क्या होगा, वो sin x प्लस c के बराबर होगा। समझ में आ गया, क्योंकि ये रिवर्स होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। तो cos x का क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन sin x होगा। समझ में आ गया, एक फॉर्मूला आपका रेडी हो गया। दूसरा, अगर आप cos x की बात करो, cos x क्या है, अगर इसका आप डिफरेंशिएशन लोगे तो क्या आता है, इसका डिफरेंशिएशन आता है sin x। क्या आता है, sin x आता है। तो आप अगर sin x का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करोगे तो वो किसके बराबर होगा, माइनस cos x प्लस c के बराबर होगा। समझ में आया। tan x का बताओ, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो आप sec स्क्वायर x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो उसको आप क्या मिलेगा, tan x प्लस c मिलेगा। c क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही और कुछ फॉर्मूले हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेक एक्स डॉट टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो बराबर होगा सेक एक्स प्लस सी के बराबर। समझ में आ गया।
तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं, आपको ये याद होना चाहिए। और कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा था? आपने कॉट एक्स के बारे में पढ़ा होगा। तो देखो, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? वो कॉट एक्स एक्स प्लस सी के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? और क्या है? और आपने पढ़ा था कोसेक एक्स का, देखा था डिफरेंशिएशन। क्या देखा था? कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका जो डिफरेंशिएशन होता था वो होता था कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, ये होता था। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी के बराबर होगा। तो ये सारे के सारे आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले जितने भी आपके फंक्शन हो गए उनका इंटीग्रेशन आपने याद कर लिया। आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन से याद कर लो, चाहे आप डायरेक्टली अगर याद करना चाहो तो आपके ऊपर है। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ये सारे पता थे तो आप इंटीग्रेशन का भी ऑटोमेटिक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ की टर्म बता दूं कि कहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है। तो जहाँ पे भी आपको सी वाला दिख रहा है, सी कॉस, यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे भी आपको सी जहाँ पे दिख रहा है उसके साथ माइनस है, यहाँ भी सी है इसके साथ माइनस है। तो जहाँ पे भी सी वाला टर्म है उसके साथ क्या आएगा? माइनस आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है उनको हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ई का पावर एक्स, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या मिलता था? ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता था। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन लोगे तो ये भी किसके बराबर होगा? ई के पावर एक्स प्लस सी के बराबर होगा। समझ में आया? अगर मैं वही बोलूँ कि ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स, और मैं इसको ले लूँ नेचुरल लॉग ए, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा ए एक्स। क्या होगा? ए एक्स। तो ए एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन लोगे तो वो किसके बराबर होगा? ए एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो कि कोई कांस्टेंट टर्म होता था सी, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या मिलता था आपको? जीरो मिलता था। ठीक है, तो आप अगर जीरो का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो कि एक्स के पावर एन की बात करूं, अगर एक्स के पावर एन अपॉन एन प्लस वन है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एक्स का पावर एन मिलेगा। तो एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स एन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक्स के पावर एन का फॉर्मूला है, याद रखना कि ये होता है एक्स के पावर एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले जो हैं वो याद कर लो आप। जैसे आपने देखा था कि अगर आप नेचुरल लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या होता था? ये होता था 1/x। तो इसका इंटीग्रेशन जब लोगे तो वो किसके बराबर होगा? ln x के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं, कुछ आपके फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले दिख रहे होंगे, यहाँ पे फंक्शन दिया गया और इनका इंटीग्रल दिया गया और डेरिवेटिव दिया गया। ठीक है, आप ये पूरा चार्ट याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहीं से आपके काफ़ी सारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं। जैसे अगर कोई एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? x मिलेगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। हमें पता है c का अगर डेरिवेटिव निकालते हो तो जीरो होता है। अगर वही मैं बात करूँ x का पावर n r या फिर x का पावर n बोलो, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो क्या होता है? x का पावर r प्लस वन होता है अपॉन r प्लस वन होता है जब r इक्वल ना हो वन के। अगर r इक्वल हो वन के तो आपका ये होता है। ठीक है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? आपका नेचुरल लॉग सेक एक्स होता है। सेक एक्स का क्या होगा? सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है आपका नेचुरल लॉग में। कॉट एक्स का क्या होगा? कॉट एक्स का होता है साइन एक्स नेचुरल लॉग में। कॉस एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स का होगा कॉस एक्स एक्स माइनस कॉट एक्स होता है आपका। इस फॉर्म में अगर ई का पावर फॉर्म में लेमडा एक्स है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है। ए का पावर एक्स अगर दिया गया है तो उसका इंटीग्रेशन होता है ए एक्स अपॉन नेचुरल लॉग ए होता है। अगर आपका नेचुरल लॉग एक्स का फंक्शन दिया गया और उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोलते तो आपका ये होगा। फिर आपका कुछ इंपॉर्टेंट ये वाला टर्म है, इनको आप मिस ना करना क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। ठीक है, अगर वही प्लस साइन आ जाए तो इसका होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर अंडर रूट हट जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो ये आपका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारे के सारे आपके जो आपके फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन का वो आपको याद होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेंगे क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ये आपका दिया गया 7 इंटू एक्स के पावर 6, इसका आपका इंटीग्रेशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो अभी हमने पढ़ा था जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगा? वो बाहर आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स का पावर 6 dx। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था एक्स के पावर एन का फॉर्मूला। जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालते हो तो क्या होता है? ये होता है एक्स एन प्लस वन
और अपॉन क्या होता है n+1 होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर दो, तो ये क्या आप इसको लिख सकते हो x की पावर 6 है, तो n की जगह पे क्या है 6, तो 6+1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 6+1 ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट टर्म c जुड़ जाएगा, तो आप 7 से 7 को क्या कर सकते हो एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा x की पावर 7 + c मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन ऐसे होता है। और कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको और देख लेते हैं। दूसरा जो आप क्वेश्चन है इनको देख लो। अगर आपको ये फंक्शन गिवन है और आपसे बोले कि इसका आप इंटीग्रेशन फाइंड करो तो क्या करोगे आप? तो देखो यहाँ पे सारे के सारे टर्म जो है प्लस से आपके क्या है ऐड है, तो आप इन सबका इंडिविजुअल क्या लोगे इंटीग्रेशन लोगे। जैसे इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 का पावर 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 3 dx, ठीक है। अब आप लगाओ फॉर्मूला, 4 का पावर x है तो a का पावर x वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा था, a का पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका a का पावर x, तो ये हो जाएगा 4 का पावर x अपॉन नेचुरल लॉग लेते हो, डिवाइड में क्या रखते हो आप a रखते हो, तो ये हो जाएगा ln 4, ठीक है। प्लस ये भी a के पावर x के फॉर्म में है, तो आप देखोगे 3 का पावर 2x है, तो क्या आप इसको ऐसे ले सकते हो 3 का पावर 2 को आप लिख सकते हो 9, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, ये हो जाएगा 9 का पावर x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। प्लस अब ये देखो x क्यू के फॉर्म में है, ये वाले फॉर्म में है, तो ये वाला आप फॉर्मूला लगा सकते हो, तो इसका जो आपका इक्वेशन निकल के आएगा वो हो जाएगा 3+1 4 अपॉन 3+1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ये हो जाएगा 4x अपॉन ln 4 प्लस अब यहाँ पे 9 है, a के पावर x वाले फॉर्म में है, तो a का पावर x का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है आपका a पावर x अपॉन ln a होता है, नेचुरल लॉग a होता है उसे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे a का पावर x है तो ये हो जाएगा 9 का पावर x अपॉन ln 9 प्लस x के पावर 4 अपॉन 4 और यहाँ पे क्या रख दोगे आप c कांस्टेंट टर्म ऐड कर दोगे। तो ये तो हो गए सारे के सारे इनडेफिनेट वाले इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम डेफिनेट वाले इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपको इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोल दिया जाए एक्स क्यू एक फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है और आपको इसको लिमिट दिया गया है 2 to 3, यानी कि इसका रेंज दिया गया है 2 से 3 तक, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो देखो सिंपल सा है, ऊपर वाला जो होता है ये क्या होता है, जो 3 है ये क्या है, ये अपर लिमिट है, क्या है ये आपका है अपर लिमिट। जो ये नीचे वाला टर्म है ये क्या है, ये आपका है लोअर लिमिट। तो अब जैसे आप इंटीग्रेशन निकालते हो उसी तरह का इंटीग्रेशन निकालो। अब देखो x के पावर 3 है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे x के पावर n में, तो ये क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा x 3+1, ये हो जाएगा 4 अपॉन 3+1 4, ठीक है। ये फॉर्मूले से निकल के आया, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया, यहाँ पे n की जगह पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा x 3+1 4 और नीचे क्या होगा n+1 यानी कि 3+1 4, ये आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको लिमिट दिया गया, आपका अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो लोअर लिमिट नीचे होगा और अपर लिमिट क्या होगा ऊपर होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे अप्लाई करना है, आप क्या करोगे, पहले अपर लिमिट की जो वैल्यू है x = 3 पुट करोगे और इक्वेशन सॉल्व करोगे और उसमें से माइनस करके जो लोअर लिमिट है उसको माइनस कर दोगे। जैसे अपर लिमिट क्या है 3 है तो x की जगह पे 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 अपॉन 4, ठीक है। अपर लिमिट एक बार रखा, फिर उसमें से माइनस करोगे लोअर लिमिट की वैल्यू x के बराबर रख के उसको, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 2 है, तो x = 2 रखोगे इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 4 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 का पावर 4 क्या हो देता है, तो 3 का पावर 4 होता है 81 अपॉन 4, 2 का पावर 4 यानी कि 16 अपॉन 4। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 65 अपॉन 40। तो ये आपका होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन होता है, आप जब इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेते हो तो आप पहले x की वैल्यू जितनी अपर लिमिट दी गई होती है वो रखते हो और उसमें से माइनस कर देते हो, x = लोअर लिमिट रखोगे, जो वैल्यू आएगा दोनों को माइनस करके क्या होगा आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे आप डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हो। ऐसे और कुछ क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी तो ये हो गया अलजेब्रिक वाला, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अगर मान लो कि आपको इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोलता है डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक रेंज देते और आपको बोले कि साइन x का आप क्या निकालोगे, इंटीग्रेशन निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है cos x माइनस cos x होता है, ठीक है होता है। अब हमें लिमिट दिया गया है यानी कि रेंज दिया गया है, रेंज क्या है 0 से लेके लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट है वो क्या है π/2 है। तो अब क्या करोगे, x की जगह पे पहले आप π/2 रखोगे अपर लिमिट और उसमें से माइनस कर दोगे क्या, x की वैल्यू 0 रख के लोअर लिमिट रख के उसको माइनस कर दोगे दोनों को,
तो जब आप अपर लिमिट क्या है, पाई बाई टू है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई टू, ठीक है। और इसमें से माइनस क्या करना है, लोअर लिमिट एक्स की वैल्यू रख के उसको माइनस कर देना है। तो आपका एक्स क्या है यहाँ पे, आप जीरो रखोगे लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा कॉस जीरो माइनस कॉस 90, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, ठीक है। माइनस कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, तो जो आपका कॉस जो होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है वन। तो जब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, वन मिलेगा। तो साइन एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होगा जीरो और पाई बाई टू के लिमिट में, वो क्या आएगा आपका, वो मिलेगा वन, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि कैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं और कैसे आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब हमें समझ में आता है कि अभी हमने देख लिया इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटीग्रेशन कैसे एरिया कैलकुलेट करता है, वो हम देख लेते हैं। अभी आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, ये क्या है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे होगे ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। अब आप देख रहे हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर दे दिया गया और आपसे बोले कि आप बताओ कि ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से जा रहा है, तो आपको बताना है कि अगर आप कैलकुलेट करना चाहो ये वन से लेके टू तक क्या है, अगर वन से लेके टू तक जो कोऑर्डिनेट आपका दिया गया एक्स कोऑर्डिनेट का, अगर मैं बोलूँ कि इस वाले लिमिट में आप इस वाले रेंज का क्या निकालो, एरिया निकालो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कब, जब इसकी जो रेंज हो, लिमिट हो वन से लेके टू तक, यानी कि जो अब मैंने यहाँ पे कलर्ड पार्ट किया है, अगर इसका आपको एरिया निकालना होगा तो क्या करोगे आप। तो इसको निकालने के लिए क्या यूज़ होगा, इसको निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ पे होता है। इंटीग्रेशन का यूज़ हम तभी करते हैं जहाँ पे अगर हमें रिक्वायर्ड है किसी भी चीज़ का एरिया निकालना, ग्राफ का एरिया निकालना, एरिया अंडर ग्राफ निकालना। तो अगर मान लो कि इस केस में हमें क्या करना है, वन से लेकर टू रेंज तक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये वाला जो आपका एरिया होगा वो क्या होगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वो हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा कर्व है। और इसका एरिया कहाँ निकालना है, वन से लेकर टू पॉइंट तक लेना है, यानी कि जो लोअर लिमिट है वो होगी वन और जो अपर लिमिट होगा वो क्या होगा, टू, ठीक है। आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स के पावर एन के फॉर्म में है, तो हमें पता है कि एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन करने के लिए, वो होता है एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यानी कि एन की जगह पे क्या है, टू है, तो टू प्लस वन क्या होगा, थ्री होगा, अपॉन टू प्लस वन, यहाँ पे थ्री से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। और इसका जो लिमिट है वो लिमिट है वन से लेके टू तक। तो सबसे पहले आप अपर लिमिट x इक्वल टू टू रखोगे और उसमें से माइनस कर दोगे लोअर लिमिट को, तो इसको माइनस करते हैं वैल्यू पुट करके। तो x इक्वल टू पहली बार क्या लिखोगे, अपर लिमिट रखोगे, तो x के बराबर टू रखोगे, तो टू का पावर थ्री हो जाएगा डिवाइडेड बाई थ्री, माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे x में, तो x इक्वल टू क्या रखोगे आप, वन रखोगे, तो ये हो जाएगा वन का पावर थ्री अपॉन थ्री। टू का पावर थ्री क्या होता है, एट होता है, एट अपॉन थ्री हो जाएगा, और वन का क्यूब करोगे तो वन ही होगा, वन अपॉन थ्री होगा। अब इसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेवन अपॉन थ्री मिलेगा। यानी कि जो आपका ये क्या है, सैडेड जो रीजन है, जो हमने अभी क्या किया है, इसको हमने जो कलर्ड किया है, इस वाले रीजन का जो आपका एरिया निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, सेवन अपॉन थ्री आएगा। तो ये आपका होता है इंटीग्रेशन का यूज़, अगर आपको किसी भी कर्व का एरिया निकालना हो, एरिया अंडर कर्व निकालना हो। अभी देखो, अभी हमने बेसिक जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थे उनको कवर कर लिया, लेकिन कुछ और फॉर्मूले आपके यूज़ में आएंगे, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसका फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस फॉर्मूले का भी काफ़ी यूज़ में आएगा। तो इसको भी हम पहले देख लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव होता है। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था जब आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे। तो मैं अगर बोलूँ कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, ये आपका फंक्शन गिवन है। अगर इस वाले फंक्शन का आपको क्या निकालना है, अगर आपको इसका निकालना है डिफ्रेंसिएशन निकालना है, क्या निकालना है, डिफ्रेंसिएशन निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसका जब फॉर्मूला लगाओगे तो ये प्रोडक्ट रूल होगा, तो पहले वाले का आप डेरिवेटिव निकालोगे, तो ये हो जाएगा एफ डॉट एक्स, एफ प्राइम एक्स इंटू सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा जी एक्स, प्लस आप पहले वाले टर्म को ऐसे रखोगे, ये हो जाएगा एफ एक्स, और दूसरे वाले टर्म का क्या करोगे, आप डेरिवेटिव लोगे, यानी कि हो जाएगा जी प्राइम एक्स, ठीक है, ये करोगे। अगर आप दोनों साइड में एंटाई डेरिवेटिव ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसका आप इंटीग्रेशन हो जाएगा, जब आप एंटी डेरिवेटिव लोगे तो इसका आप लिखोगे एफ डॉट एक्स, एफ प्राइम एक्स जी एक्स डी एक्स, प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव लोगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स डॉट जी प्राइम एक्स डी एक्स, ठीक है।
अगर इस वाले इक्वेशन को मैं क्या करूँ, ये वाला जो टर्म है इसको मैं इधर ले जाऊँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। तो आप इस वाले इक्वेशन को आप ऐसे भी ले सकते हो, ये हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स, और ये इधर प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्राइम एक्स जी एक्स डी एक्स, और ये क्या है, इसी वाले जगह पे है तो ये आपका आर एच एस में होगा एफ एक्स जी प्राइम एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये आपको मिल गया आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला होता है। आप इसको अगर अरेंज करके लिखना चाहो तो ये वाला एल एच एस में लेते आओ, तो ये आप लिख सकते हो इसको एफ एक्स जी प्राइम एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स माइनस एफ प्राइम एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। आप इसको लिख सकते हो। ये क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हम निकालते हैं। अगर मैं इसको ईजी रूप में अगर मैं बताना चाहूँ तो आप एफ एक्स जी एक्स में कन्फ्यूज़ हो रहे होगे, तो आप एफ एक्स और जी एक्स की जगह पर क्या ले सकते हो, यू और डी वी ले सकते हो। यानी कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला जो होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है, वो होता है यू डी वी इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू। ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लो, तो इससे क्या होगा, आपके जितने भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला आपका जहाँ भी लगने वाला होगा वो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब लेकिन फॉर्मूले से आपका काम नहीं चलेगा, आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे, तब जाके आपका काम बनने वाला है। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है एक्स इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स जो है, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे आप करोगे, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे u और dv एक टर्म है, तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इस वाले टर्म में x u होगा या फिर dv होगा, या ex जो होगा वो u होगा या फिर dv होगा। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए आप एक नेमोनिक याद करना। इसका जो नेमोनिक है वो है LIATE। ठीक है, ये नेमोनिक है, इसको याद करना है आपको। क्यों ये याद करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो x है ये क्या है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। ई का पावर एक्स ये क्या है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आप ऐसा नहीं है कि इसके सीक्वेंस के बेस पे, यानी कि अगर एक्स पहले है तो आप इसको यू मान लोगे, ई एक्स डी एक्स बाद में तो उसको डी वी मान लोगे, ऐसा आप नहीं करोगे। आपको क्या करना होगा, आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है। जैसे अगर फंक्शन दिया गया, अगर इसमें कोई लॉग वाला कोई फंक्शन है, अगर वो पहले आता है, इस बारे में अगर लॉग होता है तो उसको हम यू मानते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज इसमें बांटा गया है कि अगर लॉग वाला फंक्शन है तो उसको हम यू मानेंगे, अगर लॉग नहीं है उसके बाद अगर मान लो कि इन्वर्स कोई फंक्शन आता है तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे और उसको हम यू मानेंगे। अगर उसके बाद अगर ना ही लॉग है और ना ही इन्वर्स है, अगर कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है तो हम एल्जेब्रा वाले को पहले प्रायोरिटी देंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री वाला, फिर आता है एक्सपोनेंशियल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो एक्स है ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, ई एक्स क्या है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो आप देखो कि इसमें प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जो ए एल है एल्जेब्रिक है, यानी कि ए जो है, यहाँ पे x जो होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे और इसको क्या मानेंगे, हम u मानेंगे। तो यहाँ पे जो u होगा वो क्या होगा, वो x होगा। ठीक है, और जो अगला वाला जो टर्म है e का पावर x dv dx, ये क्या होगा, ये dv हो जाएगा। तो dv क्या होगा यहाँ पे इस इक्वेशन में, ये हो जाएगा ex dx। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला ये होता है, इंटीग्रेशन जब निकालते हो u dv, इसका इंटीग्रेशन निकालते हो तो ये होता है uv माइनस v du। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो इसी वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। तो देखो, अगर हमें u पता चल गया और dv पता चल गया और इसका फॉर्मूला हमें ये है पता है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो अभी हमें u पता है और यहाँ पे v की भी रिक्वायर्ड है और यहाँ पे हमें du भी पता होना चाहिए, लेकिन हमें क्या यहाँ पे क्या पता है, इस क्वेश्चन में u पता है और dv पता है। तो हम क्या करेंगे, हम du फाइंड करेंगे। तो बताओ, अगर u आपका x है तो आप अगर du निकालना हो तो आप क्या करोगे, आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो ये हो जाएगा du इक्वल टू dx हो जाएगा। अब हमें du भी पता चल गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है, अब हमें v की वैल्यू पता होनी चाहिए कि v क्या होगा, लेकिन हमें v यहाँ पे नहीं दिया गया, हमें v की जगह पे क्या दिया गया, हमें dv पता है। तो हमें पता है कि जो अगर हमें इंटीग्रेशन करते हैं उसका अगर एंटी डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें v पता चल जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसका हम एंटी डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जब आप इसका एंटी डेरिवेटिव लोगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जब इंटीग्रेशन करोगे ई एक्स का, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये ई एक्स के बराबर होगा। तो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू यहाँ पे आ रही है ई एक्स, और dv की वैल्यू क्या है, ई एक्स डी एक्स होगा, और u की वैल्यू क्या है, x, और du की वैल्यू क्या है, dx। तो इन सारे टर्म को आप इस वाले फॉर्म में रख दो,
तो जो आपका जो टर्म बन के आएगा, जो हम पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला आपका निकल के आया यू वी माइनस वी डी यू, ठीक है। और u की जगह पे क्या है, u की जगह पे आपका x, dv की जगह पे क्या है ई एक्स डी एक्स। तो इसका जो u होगा आप इस वाले फॉर्म में रखोगे तो u क्या होगा, यहाँ पे u हमने निकाला है x, dv क्या है, v क्या है, v का जो हमें निकल के आया वैल्यू वो निकल के आया ई एक्स। तो v की जगह पे आप ई एक्स रखोगे और इंटीग्रेशन रखोगे, v का इंटीग्रेशन, v की वैल्यू क्या है ई एक्स है तो आप यहाँ पे रखोगे ई एक्स, डी यू की वैल्यू क्या है, डी यू की वैल्यू है डी एक्स, तो आप यहाँ पे रखोगे डी एक्स, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये तो होगा x इंटू ई का पावर x, तो ऐसे ही रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन निकालना है ई एक्स का, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स का इंटीग्रेशन आपका ई एक्स ही होगा। तो हमें क्या मिला, x इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स मिला। अब हमें ई का पावर x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो इसका जो हो जाएगा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -1। तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा x इंटू ई का पावर x का वो कितना आएगा, वो होगा ई एक्स इंटू एक्स -1, ठीक है। और इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप कांस्टेंट टर्म ऐड कर दोगे। तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आपने क्या निकाल लिया, आपने इजीली तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हमने जितने भी रिक्वायर्ड फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन से वो पढ़ लिया, हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ लिया, हमने एरिया कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू वो पढ़ लिया। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलते हैं और पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे सारे ये इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन जो होंगे वो ट्रू होंगे। पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें आपका एक फंक्शन दिया गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है कि अगर आप एक्स स्क्वायर का लिमिट 2 से 3 तक का रेंज में अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो इसकी वैल्यू 3/2 होगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था कि हमें कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हैं वो हमें पता है। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं ऑप्शन ए का। तो जब इसका आप इसका क्या निकालोगे, इंटीग्रेशन निकालोगे, तो देखो एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन होता है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये होता है एक्स एन प्लस वन, और ये क्या होता है n+1 से इसको डिवाइड कर दोगे। तो x का पावर 2 है, यानी कि n की जगह पे क्या है 2 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप लिखोगे इसको 2+1 अपॉन 2+1 लिख सकते हो। और इसमें आपको लिमिट दिया गया है, लिमिट कहाँ पे है 2 से लेके 3 तक, ठीक है। आप x के पावर 3 को लिख सकते हो, 2+1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या होगा 2+1 3, और लिमिट क्या है 2 से लेके 3 तक है। अब क्या करोगे, जो अपर लिमिट होता है x की जगह पे अपर लिमिट रखोगे और उसमें से माइनस कर दोगे x की जगह पे लोअर लिमिट रख के। तो अभी x की जगह पे पहले क्या रखोगे 3 रखोगे, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3 अपॉन 3 माइनस क्या करोगे, अब x की जगह पे लोअर लिमिट रखोगे, लोअर लिमिट क्या है 2 है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा 3। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 3 का पावर 3 कितना होता है, ये होता है 27, और डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 होगा, माइनस 2 का पावर 3 कितना होता है, ये होता है आपका 8, और डिवाइडेड बाई क्या होता है 3 होता है। 27 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 19/3। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि इसका वैल्यू 3/2 आ रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए 19/3 होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन में बोला है कि 1/x जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन कर रहा है लिमिट लगा के 1 से लेकर 2 तक, इसका जो आ रहा है वैल्यू वो आ रहा है नेचुरल लॉग 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि 1/x है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1/x का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है, 1/x का होता है नेचुरल लॉग x, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट क्या दी गई है, लिमिट दिया गया है 1 से लेकर 2 तक। जो अपर लिमिट है उसकी वैल्यू आप रखोगे x में, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 2 माइनस, और लोअर लिमिट रखोगे x की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 1। आप ln2 माइनस ln1 करोगे, ln1 की वैल्यू क्या होती है, ये 0 होती है, और ln2 यहाँ पे बच जाएगा, तो ये क्या होगा ln2 होगा। यानी कि आपका 1/x का इंटीग्रेशन करोगे लिमिट 1 to 2 को तक, तो आपको क्या मिलेगा, आपको नेचुरल लॉग 2 मिलेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है, राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला ऑप्शन देखते हैं। ये वाला बोल रहा है कि 10x sec x का अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे लिमिट 0 से लेके π/3 तक, तो आपको 1 मिलेगा। देखते हैं क्या इसका आंसर सही दिया गया। तो देखो 10x sec x इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 10x और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है sec x, क्या होता है sec x। लेकिन यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपको लिमिट भी दिया गया है, तो आपका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, आपको 0 एक बार पुट करना है लोअर लिमिट, और वो अपर लिमिट क्या है π/3 है। तो एक एक करके देखो, x की जगह पे आप π/3 रखोगे तो ये हो जाएगा sec π/3 माइनस sec
और एक बार जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब बताओ सेक पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है? सेक पाई बाई थ्री यानी कि 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री की कितनी होती है? ये होती है 2 माइनस सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 2 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा? 1, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन क्या है? राइट है। अगला वाला ऑप्शन देखो, अगला वाला ऑप्शन में दिया गया 1/4 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहा है 0 से लेकर 2 तक लिमिट तक। तो देखो 1 अपॉन हम यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। लेकिन अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला हमने देखा था कि अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना हो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो ये वाले सेम फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये वाले इस फॉर्मेट में बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आप इसको लिखोगे, इसको आपका हो जाएगा ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आप इन दोनों से कंपेयर करो। जो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? ए की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स तो ऐसे ही रहेगा और ए की वैल्यू इसमें क्या है? ए की वैल्यू यहाँ पे 2 निकल के आएगी, तो यहाँ पे आप 2 रखोगे और लिमिट यहाँ पे दिया गया है 0 से लेके 2 तक। ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप अपर लिमिट एक बार रखोगे एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है आपका 2, तो एक्स में अगर 2 की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 2/2 माइनस एक बार लोअर लिमिट रखो एक्स की वैल्यू की जगह पे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, लोअर लिमिट क्या है? 0 है, तो ये हो जाएगा 0/2। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 2/2 इसकी वैल्यू क्या होती है? ये 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? ये होती है पाई/2। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स और ये 0 है, साइन 0, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपकी इसकी वैल्यू आएगी 0। पाई/2 माइनस 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पाई/2 मिलेगा, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन क्या है आपका? राइट की मैंने। अगला वाला ऑप्शन देखो, अगला वाला ऑप्शन बोलता है कि 1 जो है 1 कांस्टेंट टर्म है, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है 2020 से लेकर 2021 तक लिमिट दिया गया है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो देखो 1 कांस्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होगा x, यानी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन x होता है। लेकिन यहाँ पे लिमिट दिया गया है 2020 से लेके 2021 तक। ठीक है, तो आप अपर लिमिट एक बार x की जगह पर रखोगे तो ये हो जाएगा 2021 माइनस लोअर लिमिट एक रखोगे एक बार, ये हो जाएगा 2020, दोनों में से माइनस करोगे तो क्या होगा? आपको आंसर मिलेगा 1, और यहाँ पे क्या दिया है? 2021 दिया गया, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला वाला देखो ऑप्शन, अगला वाला ऑप्शन वो बोल रहा है कि एक्स का पावर -5 है और इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो और लिमिट लगा रहे हो 1 से लेकर 2 तक, इसका आंसर आएगा 15/64। देखते हैं चेक करके। अब ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा वो क्या होगा? x -5 + 1 और नीचे क्या होगा? -5 + 1, और यहाँ पे लिमिट क्या है? लिमिट है आपका 1 से लेके 2 तक। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा x के पावर -4 और ये क्या होगा? -4, लिमिट क्या है? 1 से लेके 2 तक। अब अपर लिमिट एक बार रखो x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 का पावर -4 अपॉन -4। ठीक है, और माइनस अब एक बार लोअर लिमिट रखो x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 1 का पावर -4 अपॉन -4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस में पावर में है तो इसको आप ले सकते हो 1 का पावर 2 का पावर 4, और नीचे क्या होगा आपका 4, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे पावर माइनस में, तो आप इसको ऐसे ले सकते हो 1/1 का पावर 4। ठीक है, और ये क्या है? इनटू -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, तो फर्दर जब सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा? माइनस बाहर आएगा अपॉन 2 का पावर 4 कितना होता है? ये होता है 16, नीचे क्या है? 4 है तो इससे इनटू हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन, और ये क्या है? 4 है तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, आप इसको आगे सॉल्व करो, ये हो जाएगा -1/64 + 1/4, दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 64 आएगा, यहाँ पे -1 होगा, प्लस 4 से कितने टाइम जाएगा? 16 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। 16 में से -1 करोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा, 15/64 होगा, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे 2 अभी आपके ऑप्शन बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। आपका √x है, इसका इंटीग्रेशन बोल रहा है कि 2/3 होगा, तो देखो √x जो है इसको आप क्या ले सकते हो? इसको आप ले सकते हो x का पावर 1/2 देख सकते हो, तो ये आपका x के पावर n के फॉर्म में हो गया। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा वो क्या होगा? x का पावर 1/2 + 1 करोगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 3/2 अपॉन नीचे क्या होगा? 3/2 होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करना है? 0 से लेके 1 तक। एक बार अपर लिमिट यहाँ पे रखो, तो अपर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा 1 का पावर 3/2
अपॉन 3/2। और एक बार लोअर लिमिट रखोगे तो क्या होगा, ये पूरी की वैल्यू यहाँ पे 0 बन जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 1/3/2। अब ये करोगे तो ये हो जाएगा 2/3, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2/3 आ रही है। यानी कि ये वाला भी ऑप्शन क्या है, राइट दिया गया। यहाँ भी क्या बोल रहा था कि इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, 2/3, दोनों मैच कर रहा है, ये भी ऑप्शन राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे x की जो वैल्यू दी गई है वो x अबाउट 3/2 है और इसका बोल रहा है कि इंटीग्रेशन करो और 0 से लेके 1 तक लिमिट लगाओ। इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने देखा था कि x के पावर n के फॉर्म में है, तो जब इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या होगा, 3/2 प्लस 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/2 प्लस 1 और नीचे भी क्या होगा 3/2 प्लस 1। ठीक है, तो और लिमिट क्या है, 0 से लेके 1 तक। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x के पावर 5/2 अपॉन 5/2 हो जाएगा। अब एक बार आप अपर लिमिट रखो x की जगह पे तो ये हो जाएगा 1 का पावर 5/2 करोगे तो वो भी 1 ही आएगा और ये हो जाएगा 1/5/2। और अगर आप 0 रखोगे लिमिट तो ये हो जाएगा 0। अब जब इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/5/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। यानी कि ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। यानी कि इसमें केवल 2 ऑप्शन रॉन्ग दिए गए, एक तो ये पहला वाला हो गया और जो 2021 वाला था ये वाला भी क्या है, ऑप्शन रॉन्ग है। यानी कि और सारे ऑप्शन सही है, केवल आपके 2 ऑप्शन इस पे रॉन्ग होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इस वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको जो डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, PYQ क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। देखो, सपोज f1x एक फंक्शन दिया गया और उसको उसकी वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है x² + x denotes the profit of a company throughout first year. The beginning of the year is denoted by x = 0 and the ending denoted by x = 1। यानी कि ये 0 क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ईयर और 1 तक क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। पूरा कंप्लीट 1 ईयर का डेटा यहाँ पे दिया गया है। The predicted profits of the company for the same year are given by the function g1x। यानी कि ये क्या कर रहा है, जो g1x जो ग्राफ दिखा रहा है ये क्या है, ये आपका प्रिडिक्टेड प्रॉफिट है। क्या है, इसने प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये प्रिडिक्टेड ग्राफ है कि इतना प्रॉफिट होगा g1x। और ये f1 क्या है, ये आपका f1 जो है ये एक्चुअल प्रॉफिट है। ये क्या है, रियल में प्रॉफिट इतना हुआ है f1 का फंक्शन कितना दिया गया, f1x का जो दिया गया वैल्यू, ये फंक्शन दिया गया है x² + x। यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है ये, और प्रेडिक्ट जो किया गया था वो g1 किया गया था, प्रेडिक्टेड प्रॉफिट ये हुआ था। इसका इक्वेशन क्या दिया गया है, इसका इक्वेशन दिया गया है जो ये है वो इक्वल है x³ के बराबर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। The curves represented by the function f1 and g1 are shown in the graph। यानी कि f1 का जो ग्राफ है वो इस तरीके से है और g1 का जो ग्राफ है वो दिया गया आपको ग्राफ में। ठीक है, आपको बोल क्या रहा है, सपोज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, द एक्चुअल कर्व एंड द प्रेडिक्टेड कर्व इन द इंटरवल 0-1 इज डिफाइंड टू बी द एरर इन प्रिडिक्शन। जो देखो, जो यहाँ पे जो रीजन यहाँ पे बाउंड हो रहा है, इन वाले में जो आपको ये क्या शेडेड जो रीजन दिख रहा है, ये आपको क्या दिखा रहा है, प्रेडिक्शन में गलती हुई है। क्यों यहाँ पे प्रेडिक्शन में गलती यही हुई है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि x³ प्रेडिक्ट किया गया था लेकिन एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ वो f1 के बराबर हुआ। यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ये आपका ग्राफ स्विच हो रहा है। तो अगर मैं एरिया की बात करूँ कि गलती कितनी हुई है, तो ये जो शेडेड रीजन होगा क्या होगा, ये आपको एरर शो करेगा कि इतना आपने गलती किया, आपको g1 प्रिडिक्ट करना था लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ वो f1 के बराबर हुआ। तो आपका मार्जिन कितना होगा, ये एरिया के बराबर आपको क्या होगा, एरर आपने किया है। यानी कि अगर आपने g1 की जगह अगर आप f1 कर रहे होते तो आपने कोई भी गलती नहीं की होती, यानी कि आपने सही एकदम प्रिडिक्ट किया था। लेकिन आप देख रहे हो कि g1 प्रिडिक्ट किया गया और f1 हमें मिला। यानी कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो जो शेडेड रीजन है, इतनी की गलती हुई है। यानी कि ये इतना जो एरिया होगा ये आपका क्या होगा, ये प्रिडिक्शन में गलती को शो करते हैं। आगे पढ़ो, ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द ऑप्शन फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। आपको बोला कि एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाई f1 is 6/5। देखो, ये बोल रहा है कि f1 के नीचे, मैं आपको दूसरे लाइन से ये बता रहा हूँ, ये वाला जो मैं बताऊँ इसको मैं अलग कलर से आपको दिखाता हूँ। बोल रहा है कि ऑप्शन ए बोल रहा है कि f1 जो रीजन है इसके नीचे एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाई f1 के नीचे आप देखो ये आपका एरिया ये बन रहा है। f1 जो है ये फंक्शन ये इतना एरिया बना रहा है, एरिया अंडर कर्व, ये वाला एरिया क्या होगा, ये f1 का होगा। ठीक है, आप इसको निकालने के लिए बोल रहे हैं कि आप जब इसका निकालोगे एरिया तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 6/5 आएगा। ठीक है, तो इसको हमें कैसे करना होगा, हमें पता है फंक्शन दिया गया x² + x
और हमें ये भी दिया गया है कि 0 से लेके 1 तक इंटरवल है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको F1 का इसके अंडर का कर्व का अगर आपको एरिया निकालना है, तो हमें पता है कि हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जो हमें फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका 0 से लेके 1 तक लिमिट तक का अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन का आपको एरिया पता चल जाएगा और यही आपको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि F1 का एरिया आपको निकालना है। दूसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाई F1 इज 5/6, यानी एक में बोल रहा है कि 6/5 होगा एरिया और दूसरे में क्या बोल रहा है कि 5/6 होगा। ये कैसे पता चलेगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। आगे देखते हैं, आगे और क्या बोल रहा है ऑप्शन में। अभी हमें ये पता चला कि हमें एक चीज़ निकालना है कि एरिया निकालना है कर्व के अंडर, F1 के अंदर। दूसरा क्या बोल रहा है, एरर इन प्रिडिक्शन इज 7/12, यानी कि जो गलती यहाँ पे आपको ये वाला शेडेड रीजन दिख रहा है, ये वाला क्या है, ये आपका शेडेड रीजन जो है ये गलती है, यानी कि जी प्रिडिक्ट कर रहा था F1 हो गया, तो ये वाला क्या शो करेगा, ये वाला जो मैं ब्लैक में इसको ये कर रहा हूँ, ये क्या होगा, ये एरर है। ठीक है, ये ग्राफ में एरर हो रहा है, ये प्रिडिक्शन में गलती हुई है। ये बोल रहा है कि जो ये शेडेड रीजन है, इसका जो एरिया निकल के आएगा वो 7/12 होगा या फिर 1/4 होगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखो ये कैसे निकलेगा, हमें ये पता है कि जो F1 के नीचे वाला जो एरिया आ रहा है, जो हमने इस वाले लाइन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, जब हम F1 को कैलकुलेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, F1 का पूरे नीचे का उसके अंडर कर्व का हमें क्या पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि अगर इसमें से जो ये जी वाला जो ग्राफ दिया गया, अगर इसके नीचे वाला मैं अगर क्या कर लूँ, एरिया कैलकुलेट कर लूँ, जो भी मैं रेड से कर रहा हूँ सेट, अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ और ऊपर वाले यानी कि पूरा F1 का जो बड़ा है एरिया, F1 जो एरिया है उसमें से अगर मैं जीव के एरिया को फाइंड करके अगर मैं माइनस कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, मुझे एरर वाला एरिया मिल जाएगा ना। तो वही हमें करना है, हमें क्या करना है, पहले F1 के अंडर वाला जो एरिया है वो निकालना है, फिर उसके बाद G1 जो कर्व बन रहा है उसके नीचे वाला आपका एरिया निकालना है और दोनों को माइनस कर दोगे। क्या माइनस कर दोगे, आपने जो F1 के नीचे वाला एरिया निकाला उसमें से अगर आप माइनस कर दोगे G1 वाले एरिया को, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरर पता चल जाएगा कि कितना एरिया का, एरर का कितना एरिया होगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि क्या क्या निकालना है और हमें अप्रोच भी पता चल गया कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या टास्क करेंगे, हम F1 को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो F1 फंक्शन दिया गया है उसके एरिया अंडर द कर्व को हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, 0 से लेके 1 तक टाइम फ्रेम दिया गया है, उसमें हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का हम क्या करेंगे, पहले इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, पहले डी एक्स प्लस, और किसका निकालेंगे, यहाँ पे एक्स है, प्लस में है तो हम दोनों का अलग अलग भी क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स के पावर एन के फॉर्म में इसका फॉर्मूला पता चल गया, एक्स के पावर एन का फॉर्म में अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना होता है तो क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 होता है और अपॉन में क्या करते हैं, हम एन प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स के पावर एन की जगह पे क्या है, 2 है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एन प्लस 1, 2 + 1 3 हो जाएगा और डिवाइड किससे करोगे, 3 से, और यहाँ पर लिमिट क्या दिया गया है, 0 से लेके 1 तक। दूसरा वाले का इंटीग्रेशन करोगे, एक्स है, एक्स के पावर 1 है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, 1 + 1 2 और फिर 1 + 1 2 से डिवाइड करोगे, इसका भी आपका लिमिट क्या है, 0 से लेके 1 तक है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे, ये अपर लिमिट है और ये क्या है, लोअर लिमिट है। एक बार अपर लिमिट की वैल्यू एक्स में पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा अपॉन 3, और इसे सब माइनस कर देते हो 0 की वैल्यू। अब इसमें 0 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा इक्वेशन, ये 0 हो जाएगा, तो हमें 0 माइनस करने से कुछ होगा नहीं, हमें 1/3 पता चलेगा, इसका जो वैल्यू पता चलेगा 1/3 होगा। अब ऐसे ही यहाँ पे अपर लिमिट 1 है तो इसमें एक्स की वैल्यू 1 रखो, ये मिलेगा आपको 1/2, और अगर 0 रखोगे लोअर लिमिट तो ये क्या होगा, 0 ही होगा, और इसमें से -0 करोगे तो आपको 1/2 ही मिलेगा। अब 1/3 + 1/2 है, अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा 5/6, और यहाँ पे आपको यही क्या होगा, एरिया होगा। एरिया किसका होगा, जो आपका एफ वाला फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, ये आपको जो फंक्शन दिखाई दे रहा है, इसके नीचे वाला जो ये यहाँ तक जो एरिया आ रहा है, ये आपको निकल के आया 5/6। यानी कि अब इन दोनों ऑप्शन में से देखो कि F1 का एरिया कहाँ पे 5/6 दिया है, ऑप्शन बी में दे रहा है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट होगा। समझ में आया, तो हमने एरिया निकाल लिया F1 वाले फंक्शन का। अब हमें क्या करना है, एरर को प्रिडिक्ट करना है। तो अभी हमने बताया कि एरर को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने F1 फंक्शन का एरिया निकाला उसमें से अगर आप G1 वाले जो नीचे इसके एरिया को अगर निकाल के दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा,
प्रेडिक्शन में एरर पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें F1 पता चल गया, अब हमें G1x यानी कि G के नीचे वाला जो कर्व है उसके नीचे वाला एरिया को फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें G1x की वैल्यू दी गई है। G1x क्या है, ये आपका एक्स क्यूब है। तो हम एक्स क्यूब का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, इसका आप क्या करोगे, आप इसका अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो इसको आप लिखोगे एक्स का पावर 4/4 और लिमिट क्या है, 0 से लेके 1 तक है। इसको सॉल्व करोगे, अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट क्या है, 0 है। तो आप x की जगह पे 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये आपका जो एरिया निकल के आया g वाले का, वो कितना निकल के आया, जो G1 का जो एरिया निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1/4। और हमें एरर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख दो, एरर प्रेडिक्शन निकालना है, उसकी एरिया निकालनी है। तो F1x माइनस G1x करोगे, F1x की एरिया कितना पता चला, हमें 5/6 फाइंड किया। G1x का एरिया कितना फाइंड हुआ, 1/4 फाइंड हुआ। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, 5/6 माइनस 1/4 करोगे तो दोनों का एलसीएम पहले ले लो, 6 और 4 का, ये हो जाएगा 12। और इसको जब ले जाओगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 और दोनों को सॉल्व करोगे, 10 माइनस 3 7 होता है, 7/12। यानी कि जो प्रेडिक्शन में जो एरर आ रहा है उसका जो एरिया निकल के आएगा वो क्या होगा, 7/12 होगा। अब दोनों ऑप्शन में देख लो, सी और डी में, यहाँ पे ऑप्शन सी में क्या है, 7/12 है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट होगा। तो आपको समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन का कितना हेल्प मिलता है अगर आपको एरिया अंडर कर्व निकालना हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा आ चुका है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कंसिडर ए क्वाड्रेटिक फंक्शन qx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 लेट lx बी द टेंजेंट लाइन टू द फंक्शन qx। यानी कि qx एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया और lx क्या है, ये बोला कि टेंजेंट लाइन है किसका, यही फंक्शन पे। कहाँ पे, जब x की वैल्यू 2 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, यानी कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे दिया गया और उसको एक पॉइंट पे x इक्वल टू 2 वाले पॉइंट पे उसका टेंजेंट लाइन का आपको क्या बोल दिया कि lx क्या है, टेंजेंट लाइन है। तो आपसे बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। और फिर आपके ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि QX हैज़ ओनली वन डिस्टिंक्ट रूट, यानी कि ये वाला जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका केवल एक ही डिस्टिंक्ट रूट होगा। क्या ये वाला ऑप्शन सही होगा। फिर आपको बोला है कि इक्वेशन ऑफ द LX का आप अगर इक्वेशन निकालोगे, यानी कि टेंजेंट लाइन निकालोगे इसका, तो आपको y इक्वल टू 12x माइनस 6 होगा। यानी कि आपको यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे x इक्वल टू 2 पे आपको टेंजेंट लाइन का इक्वेशन ही फाइंड करना है। फिर बोल रहा है कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो होगा इस वाले इक्वेशन का, उसका जो फॉर्म आएगा, उसका इक्वेशन आएगा, वो आएगा 12x प्लस 1। तो आपको इन वाले ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सबसे पहले अप्रोच क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है उसका हम कैसे मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम पहले उस फंक्शन को एक बार उसका डेरिवेटिव लेते हैं जो भी फंक्शन दिया गया होता है, फिर वहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट पता चलता है। क्रिटिकल पॉइंट जो हमें पता चला उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करते हैं सेकंड वाले डेरिवेटिव में और वहाँ से हमें पता चलता है कि लोकल मिनिमम है या फिर लोकल मैक्सिमम है। ठीक है, ये आपके वीक 9 का कंटेंट है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, हम स्टेप टू स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं। QX इक्वल टू दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये आपका गिवन इक्वेशन है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये निकालना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस इक्वेशन की। तो देखो सबसे पहले हमारा होगा, हमने QX जो हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो लिखा। अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, Q प्राइम x निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आपको निकालने आता होगा। तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा, ये 2 है तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 और x हो जाएगा। हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, अगर मान लो x का पावर n होता है, इसका डेरिवेटिव होता है nx n-1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4x और यहाँ पे 4 और x है, 4 तो कांस्टेंट है तो ये तो 4 ऐसे ही रहेगा और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 4 × 1 करोगे तो 1 ही होगा और ये क्या होगा, 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 होगा। तो जो हमें q प्राइम x निकल के आया वो निकल के आया 4x प्लस 4। ठीक है, ये हमें क्या पता चला, ये हमें एक इक्वेशन मिला 4x प्लस 4। अब इस वाले इक्वेशन को अगर मुझे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को 0 के बराबर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, 0 इसको इक्वेशन रख के सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू -4 हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे x इक्वल टू -1 होगा। यानी कि x इक्वल टू -1, यानी कि -1 क्या है, इस वाले फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, हमें पता चल गया क्रिटिकल पॉइंट क्या है।
अब हमें क्या करना होता है, अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे निकालना है कि लोकल मिनिमम है या फिर लोकल मैक्सिमम है, तो जो हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, इसका आप सेकंड डेरिवेटिव लोगे। क्या लोगे? आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालो, हमें क्यू डबल प्राइम एक्स निकालना है, तो 4x प्लस 4 है, तो इसका जब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो ये हो जाएगा 4। क्या होगा? 4। एक्स की अगर डेरिवेटिव करते हो 1 ही होता है, तो 4 इंटू 1 4 बचेगा, और 4 है तो 4 का जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 0 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4। 4 क्या है? ये 0 से बड़ा है। तो जहाँ पे भी अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालते हो और वो 0 से बड़ा आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट वाली वैल्यू को पुट करने के बाद अगर उसकी वैल्यू 0 से अगर बड़ी आती है, तो वो वाला पॉइंट क्या होता है, वो वाला जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो होगा x इक्वल टू जो यहाँ पे -1 होगा, वो क्या होगा, लोकल मिनिमम होगा। क्या होगा? अगर ये जो वैल्यू निकल के आई अगर वो 0 से बड़ी है, तो वो क्या होगा, वो लोकल मिनिमम होगा। अगर मान लो कि सपोज करो कि यही वैल्यू कुछ अलग आती, माइनस में आती, और ये क्या होता, लेस देन 0 होता, तो हम बोलते कि ये क्या है, लोकल मैक्सिमम है। क्या है? लोकल मैक्सिमम है। क्या है? लोकल मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो ये क्या होगा, लोकल मिनिमम होगा। हमें पता चल गया कि x इक्वल टू -1 के लिए जो वैल्यू आ रही है वो क्या होगी, यहाँ पे लोकल मिनिमम आ रही है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दिया गया, क्यू एक्स इक्वेशन दिया गया, अब हम x इक्वल टू -1 यहाँ पुट कर देंगे। क्या रखेंगे? हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -1, जो क्रिटिकल पॉइंट है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो जब इसकी इक्वेशन पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, प्लस 4 -1 करोगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करो, 2 प्लस 2 4, और 4 -4 हुई क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू पता चलेगी जो इस फंक्शन का, वो क्या होगा, वो 0 होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 1, तो ये वाला ऑप्शन क्या आपका गलत होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या पता चलेगी, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा इस फंक्शन का वो 0 होने वाला है, ना कि 1। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें पता चल गया कि कैसे हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और कैसे हम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। अगला वाला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, क्यू एक्स हैज़ ओनली वन डिस्टिंक्ट रियल रूट। बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका एक ही डिस्टिंक्ट रूट है, रियल रूट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसका रियल रूट ही फाइंड कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि इसके कितने रियल रूट्स हैं। तो जो आपका इक्वेशन दिया गया है वो दिया गया है 2x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये मिलेगा आपको x² प्लस 2x प्लस 1 मिलेगा इक्वल टू 0। आप रख दो। अब यहाँ पे दिख रहा है x² प्लस 2x प्लस 1, इसको आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, और ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे x इक्वल टू की वैल्यू क्या पता चल रही है, x इक्वल टू -1 पता चल रहा है। यानी कि इस वाले इक्वेशन का डिस्टिंक्ट क्या है, एक ही रियल रूट है, और वो भी क्या है, -1 है। यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला वाला ऑप्शन देखो, इक्वेशन ऑफ द एल एक्स क्या है, टेंजेंट है, इज y इक्वल टू 12x-6। ठीक है, आपको टेंजेंट लाइन का इक्वेशन पता करना है, क्या होगा। तो देखो, हमने टेंजेंट लाइन के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा पिछले वाला वीडियो, आप देख लो, वहाँ पे हमने टेंजेंट लाइन को पूरा डिटेल में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि टेंजेंट लाइन का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू एफ प्राइम ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ ए। ठीक है, ए क्या है, जिस वाले पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालना है, तो ये होता है आपका टेंजेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हमें इक्वेशन क्या पता है, हमें इक्वेशन जो दिया गया है 2x² प्लस 4x प्लस 2 दिया गया है, और x इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया गया है, आप यहाँ पे देख लो, ये x इक्वल टू 2 दिया गया है। यानी कि आप जो x इक्वल टू 2 दिया गया है ये क्या है, ये आपका a गिवन है, यानी कि a इक्वल टू 2 हमें पता है, और हमें ये वाला फंक्शन पता है। ठीक है, और हमें इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो जो इस फॉर्मूले में हमें रिक्वायर्ड है उसको हम पहले फाइंड कर लेते हैं। हमें a पता है, a इक्वल टू वैल्यू क्या दी गई है, a इक्वल टू 2 दिया गया है। अब हमें एफ ए की नीडेड है, एफ ए की फॉर्मूले में नीड है, तो हम एफ ए फाइंड कर लेते हैं। एफ ए क्या होगा, हमें एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 2x² प्लस 4x प्लस 2। अगर मुझे एफ ए फाइंड करना है तो ए जो इतने वैल्यू है, ए की वैल्यू 2 है, तो इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे 2x² प्लस 4x प्लस 2 में। इसकी वैल्यू जब रखोगे 2x² प्लस 4x प्लस 2 में तो क्या होगा, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है 2x²
प्लस 4x प्लस 2 दिया गया, ठीक है। ये क्या है, ये आपका fx दिया गया है। अगर मुझे fa फाइंड करना है तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, a की वैल्यू क्या है 2 है, यानी कि f2 हमें रखना है, तो हम f2 यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 रखो इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे रखोगे 4 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ पे f2 की वैल्यू निकल के आई, वो कितनी निकल के आई, ये हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 2, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 2 कितना होगा 18 होगा, ठीक है। तो हमें f2 की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या पता करना है, अब देखो इस वाले को अब लिख ही लो, इसमें जो जो वैल्यू गिवन है वो अब लिख लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हमें a की वैल्यू यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया वो 2 दिया गया, तो यहाँ पे 2 है, x माइनस 2 प्लस f है, मतलब f2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने अभी तक क्या निकाल लिया, हमने f2 की वैल्यू निकाल ली, और हमें इक्वेशन में क्या है, और हमें निकालना है f'2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमें ये फंक्शन दिया गया है उसका पहले हमें प्राइम निकालना है, तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हमें ये वाला फॉर्म दिया गया है, अगर मुझे इसका क्या निकालना है, अगर मान लो कि fx दिया गया है 2x² प्लस 4x प्लस 2 दिया गया, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा, f'(x) निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या 4x प्लस 4, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4x प्लस 4 मिलेगा, लेकिन हमें f'(x) नहीं चाहिए, हमें f'2 चाहिए। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखोगे आप 2 रखोगे, तो इस वाले इक्वेशन में x यहाँ पे भी है, वहाँ पे 2 रख दो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 4। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2, 4 इंटू 2 8 प्लस 4। तो जो आपका f'2 की वैल्यू पता चली वो कितनी आई 12। अब हमें f2 की वैल्यू पता है, f'2 की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दो, ये निकल के आएगा f'2 की वैल्यू कितनी निकल के आई 12 निकल के आई, और ये क्या होगा x माइनस 2 होगा, प्लस f2 की वैल्यू कितनी निकल के आई 18 निकल के आई, ये भी रख दो यहाँ पे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये होगा 12x माइनस 24 प्लस 18, और ये होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 12x माइनस 24 है प्लस 18 है, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा -6 आएगा। तो हमें जो इक्वेशन मिल रहा है वो मिल रहा है y इक्वल टू 12x माइनस 6। यहाँ पे देखो ये भी आपका दिया गया है कि टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या है 12x माइनस 6 है, यानी कि ऑप्शन सी भी इसका राइट होगा। अब अगला ऑप्शन जो बोल रहा है कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो है इसका फॉर्मूला जो है x इक्वल टू 2 पे, ये आपका 12x प्लस 1 होगा। तो देखो एक चीज़ आप समझ लो कि जो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सेम वही होता है लीनियर अप्रोक्सीमेशन का भी फॉर्मूला। क्या होता है लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला, आप यहाँ पे देख लो। जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला होता है एल एफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है एफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए। अब जब दोनों को कंपेयर करोगे दोनों सेम ही है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्म आएगा वो क्या होगा, वो टेंजेंट के इक्वेशन के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन हमने निकाला 12x माइनस 6, और यहाँ पर लीनियर अप्रोक्सीमेशन का दिया है 12x प्लस 1, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। सेम पॉइंट पे x इक्वल टू 2 दिया गया है, यानी कि इसका जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्म आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 12x माइनस 6 आएगा, ना कि प्लस 1। ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखो, काफी ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। It is given that x equal to 1, the function f(x) equal to x4 minus 62x square plus ax plus 9 attains its maximum value in the interval 0, 2, यानी कि 0 से लेकर 2 इंटरवल तक ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है आपका फंक्शन। किस वाले पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पॉइंट पे। तब आपको बोल रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी, यानी कि यहाँ पे a जो है कॉन्स्टेंट टर्म है और a की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। देखो इसमें आपको क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ रहे हो तो हमें अभी मिनिमम और मैक्सिमम वाले का फॉर्म को देखा था, उसमें हमने देखा था कि अगर मान लो कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर पता करनी है तो आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होता है, जहाँ पे क्या होगा उस वाले पॉइंट को हम इस इक्वेशन में रखते हैं, उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के, तो हमें पता चल जाता है कि इस वाले फॉर्म के लिए, इस वाले नंबर के लिए ये क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा, हमें पता चल जाता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे पहले ही आपको बोल दिया कि x इक्वल टू 1 आपको पहले ही बोल दिया गया है कि इस वाले पॉइंट पे जो आपका ये फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पहले ही दे दिया गया। तो देखो हम क्या करेंगे, हम इसका इस जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू x4 माइनस 62x स्क्वायर
प्लस ए एक्स प्लस 9, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, ये हो जाएगा एफ प्राइम एक्स कितना निकल के आएगा, ये एक्स पावर 4 है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ एक्स का पावर एन वाला, ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, ये होता है ना इसका डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स पावर 4 है तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 62 इंटू 2 और ये हो जाएगा आपका x, ठीक है, प्लस ए एक्स है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो ये हो जाएगा a, और ये 9 क्या है कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये निकल के आएगा 4x क्यूब माइनस 62 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 124x प्लस ए। अब हमें x इक्वल टू 1 ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है हमें x इक्वल टू 1 ऑलरेडी गिवन है, इसका क्रिटिकल पॉइंट गिवन है, तो हम क्या करेंगे इस वाले इक्वेशन को 4x क्यूब माइनस 124x प्लस ए इक्वल टू क्या करेंगे 0 पे सेट करेंगे और x की वैल्यू क्या करेंगे हम 1 रखेंगे, x की वैल्यू इस इक्वेशन में 1 रखेंगे, तो जब इसमें 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 124 इंटू 1 प्लस ए इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो तो ए जो आपको वैल्यू पता चलेगी ये 124 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 4 है इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू जो होगी वो होगी 120, क्या होगी ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 120। समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर टू पॉलिनोमियल फंक्शन पी एक्स इक्वल टू 0.1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 7 एंड क्यू एक्स जो दिया गया है वो दिया गया है 0.4 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 5, डिफाइंड इन द इंटरवल -1 से लेकर 10 तक के इंटरवल में डिफाइंड है। अ लाइन LX passes through y intercept of PX and the intersection point of PX QX and the x axis। ये आपको पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन दिया गया है और आपको इनके बेसिस पे आपको कुछ आंसर देने हैं। आपको क्या देना है, आपको बताना है कि जो y इंटरसेप्ट होगा PX का वो 3.5 के बराबर होगा, या जो बोल रहा है कि जो PX है उसका जो टर्निंग पॉइंट होगा उसका टर्निंग पॉइंट 1 केवल होगा, या फिर जब आप x को इन्फिनिटी की तरह इंक्रीज करोगे प्लस इन्फिनिटी की तरह इंक्रीज करोगे तो आपका जो px जो फंक्शन है वो भी क्या होगा इन्फिनिटी की तरह इंक्रीज होगा, यानी कि ये इंड बिहेवियर के बारे में पूछ रहा है। फिर बोल रहा है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑल रूट्स ऑफ px और ऑड, यानी कि आप देख रहे हो कि आपके एंड टर्म में आपके 9 से 12 तो पूछा ही जा रहा है, लेकिन 9 से 12 के बाद वाला भी जो वीक है, पहले वाला वीक 1 से लेके आपका 9 तक, उसके भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो आप पूरा बेसिक वाला जो आपके क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करना ना भूलो। तो इसमें क्या करना है हमें पहले y इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोल रहा है px का, तो हम पहले क्या करेंगे px वाला इक्वेशन जो यहाँ पे गिवन है इसको पहले लिख लेते हैं। तो जो px जो इक्वेशन दिया गया है वो दिया गया है 0.1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7, ये क्या है आपका ये फंक्शन दिया गया है और आपको बोल रहा है कि इसका अगर आप y इंटरसेप्ट निकालोगे तो वो 3.5 आएगा। तो देखो जो y इंटरसेप्ट होते हैं वो y इंटरसेप्ट मतलब क्या होगा कि x इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा, y इंटरसेप्ट यही तो होता है कि x इक्वल टू 0 होगा। तो आप इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रख दो, आप 0 रख दोगे तो आपको y इंटरसेप्ट पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे रखो, आपको x की जगह पे 0 रखना है, तो ये हो जाएगा 0.1 0 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू एक्स माइनस 5, 0 माइनस 5 करोगे तो यहाँ पे -5 आएगा, 0 माइनस 7 यानी कि यहाँ पे -7 आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -7 5 या 35 और इंटू क्या है इंटू 0.1 है, तो जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी -3.5। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है 3.5 आ रही है, -3.5 आ रही है, और यहाँ पे क्या आ रहा है y इंटरसेप्ट जो दिया है वो दिया है 3.5, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत होगा, अगर माइनस दिया होता तो ये ऑप्शन राइट होता। ठीक है, आपको y इंटरसेप्ट पता चल गया कैसे निकालते हैं, हम x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। आगे वाला ऑप्शन देखो, बोल रहा है कि फॉर द गिवन डोमेन px हैज वन टर्निंग पॉइंट। अब दो टर्निंग पॉइंट के बारे में एक चीज़ जान जाओ कि जो भी आपका फंक्शन दिया गया होता है इसके पहले आप क्या करोगे, आप इसका डिग्री चेक करो। डिग्री क्या है यहाँ पे 1 2 3, यानी कि जो डिग्री है जो इस वाले फंक्शन का डिग्री है वो क्या है 3 है, तो जो इसमें मैक्स टर्निंग पॉइंट हो सकता है वो कितना हो सकता है, जो मैक्स टर्निंग पॉइंट होगा वो क्या होता है वो n-1 के बराबर हो सकता है, मैक्स इतना होगा, यानी कि ये होगा लेस देन और इक्वल टू n-1 के बराबर, यानी कि n-1 क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 - 1 यानी कि 2 इसके टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे क्या दिया गया है, एक टर्निंग पॉइंट है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। इसके 2 जो होंगे टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं इस वाले इक्वेशन के। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके टर्निंग पॉइंट कितने हैं। लेकिन आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो बिना इसको सॉल्व किए हुए। आपको डिग्री से पता चल जाएगा कि अगर उसका फंक्शन का डिग्री 3 है तो उससे नीचे ही क्या होगा, आपका टर्निंग पॉइंट होगा, यानी कि 3 - 1 करोगे, एक जो कम होगा उसका टर्निंग पॉइंट उसके बराबर होगा, यानी कि इसका टर्निंग पॉइंट कितना होगा, 2 टर्निंग पॉइंट होंगे एटलीस्ट। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि इसका एंड बिहेवियर चेक करने के लिए बोल रहा है कि जो पी एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया उसमें बोल रहा है कि अगर आप एक्स को प्लस इन्फिनिटी तक ले जाओगे तो जो आपका पी एक्स है वो भी क्या होगा, इन्फिनिटी तरह बढ़ेगा। तो देखो, हमने पढ़ा था कि आप जब इस इक्वेशन को देख रहे हो तो हम देखते हैं जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, जो लीडिंग टर्म होता है उसका हम कोएफिशिएंट लेते हैं। तो यहाँ पे जो लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, वो ए एन है। ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव में है, 0.1 क्या है, पॉजिटिव में है, यानी कि ए एन इक्वल ग्रेटर देन 0 है, यानी कि एन क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। अब जो ये फंक्शन है इसका डिग्री चेक करो, इस फंक्शन का डिग्री क्या है, तो जो पी एक्स का डिग्री है वो है 1 2 3, 3 डिग्री है। 3 क्या है, ये एक ऑड वैल्यू है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, और फिर डिग्री चेक करते हैं कि इवन है या फिर ऑड है। तो हमने एक केस पढ़ा था कि जब आपका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो और डिग्री क्या हो, डिग्री ऑड हो, तो जो आपका एंड बिहेवियर होता है ग्राफ का वो कैसा होता है, एंड बिहेवियर होगा अगर आप x को प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो y भी क्या होगा, जो फंक्शन होगा y भी क्या होगा, वो प्लस इन्फिनिटी तरह जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको x को माइनस इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो y भी क्या होगा, आपका माइनस इन्फिनिटी तरह जाएगा। यानी कि अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से, आप देखो यहाँ पे इस तरीके से आपका ग्राफ कुछ ड्रॉ होगा। ये आपका एक्स एक्सिस और ये क्या होगा, वाई एक्सिस। जब आप एक्स को इन्फिनिटी तक ले जा रहे हो, इधर लेके जा रहे हो, तो आपका वाई जो होगा, यानी कि जो आपका फंक्शन होगा वो भी इन्फिनिटी तरह मूव करेगा। जब आप एक्स को निगेटिव की तरफ लेके जाओगे जो आपका वाई भी क्या होगा, वो आपका माइनस निगेटिव की तरफ जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि अगर आप x को इन्फिनिटी तरफ लेके जाओगे तो y भी क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी तरफ जाएगा, और यहाँ पे वही दिया गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला वाला ऑप्शन बोला है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑल रूट्स ऑफ पी एक्स आर ऑड। ये बोल रहा है कि जितना भी मल्टीप्लिसिटी है पी एक्स का वो सारे के सारे ऑड है। अब देखो x-1 इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, यहाँ पे 1 है, इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, यहाँ पे 1 है। जो पावर होता है वो मल्टीप्लिसिटी होता है। x-7 इसका पावर भी क्या 1 है, यानी कि तीनों के जो मल्टीप्लिसिटी है, तीनों के जो रूट्स हैं उनकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, ऑड है, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगर मैं इसका इक्वेशन फ्रेम करूँ, यानी कि इसका ग्राफ में ड्रा करूँ तो कैसे होगा, हमें एंड बिहेवियर पता चल गया। अब देखो कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमें पता है कि एक जो होगा, जो इसके जो रूट्स होंगे, यानी कि जो इसका जीरोज होगा इस वाले इक्वेशन का, वो कहाँ कहाँ पे कट करेगा, ये तो हो गया 0, एक कट करेगा यहाँ पे 1 पे, एक होगा आपका 0 होगा 5, और एक जो 0 होगा वो होगा 7। तो इसका जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। 7 जो आपका x-7 है, इसका मल्टीप्लिसिटी क्या है, ऑड है। तो ऑड में क्या होता है, इस वाले को क्रॉस करेगा। ठीक है, यानी कि इस वाले को क्रॉस करके फिर इसका -5 है, इसकी भी मल्टीप्लिसिटी क्या है, ऑड है, तो ये भी क्या होगा, इस तरीके से जाएगा 5 को क्रॉस करते हुए, यानी कि इसको चेंज करते हुए। फिर अगर 1 पे जो इसको क्रॉस करेगा इसकी मल्टीप्लिसिटी ऑड है, ये भी क्या होगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनने वाला है। अगर वही इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होती, इवन होती, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये क्रॉस नहीं करता है, मतलब सेम कोऑर्डिनेट में रह जाता है, ये यहीं से टर्न कर जाता है, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में नहीं जाता। ठीक है, अगर आपको इसको पूरा डिटेल में समझना होगा तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना ली है। अगर मैं एक एक चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करूँ तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम क्रूशियल है। तो अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को, कैसे हम एंड टर्म निकालते हैं, यानी कि कैसे हम एंड बिहेवियर निकालते हैं किसी ग्राफ का, कैसे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो आप मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख लेना। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके 2 ऑप्शन राइट होंगे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इसका राइट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसका इक्वेशन देखना चाहते हो, इसका एक्चुअल जो ग्राफ होगा उसको अगर देखना चाहो तो इसको डेस्मॉस के थ्रू मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये वाला आपका इक्वेशन था, और आप इसका जो ग्राफ देखोगे वो इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा वो भी इसी का सब क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो। ये बोला है इफ L इज द स्लोप ऑफ द लाइन LX देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 into L। यानी कि जो आपका एक टेंजेंट दिया गया था LX, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं LX क्या है। LX क्या है, टेंजेंट था। तो बोल रहा है कि LX जो टेंजेंट है उसका आप स्लोप निकाल लो
और स्लोप निकालने के बाद अगर उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन जो में आपका टेंजेंट है वो कैसे डिफाइन किया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ बोला है कि जो लाइन एल एक्स है ये क्या है, पासिस थ्रू वाई इंटरसेप्ट ऑफ पी एक्स एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स। जो आपका एल एक्स क्या है, ये यानी कि एक लाइन है और ये कहाँ से क्रॉस कर रही है, ये पास कर रही है वाई इंटरसेप्ट पी एक्स के वाई इंटरसेप्ट से पास कर रही है, और इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा पी एक्स और क्यू एक्स और एक्स एक्सिस का उसके थ्रू पास करती है। तो हमें पता है कि अगर मान लो कि कोई लाइन है दो पॉइंट से अगर पास कर रही है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, उसका हम स्लोप निकाल सकते हैं, उसकी हमें इक्वेशन पता कर सकते हैं। तो कैसे होगा, पहले हमें देखो दिया क्या है, हमें ये दिया गया है कि सपोज करो ये क्या है, एल एक्स एक लाइन है और हमें ये बोला था कि ये y इंटरसेप्ट से के थ्रू पास करती है। ये क्या करिए, ये y इंटरसेप्ट, ये आपका y इंटरसेप्ट से पास कर रही है, y इंटरसेप्ट ऑफ px। और आपको क्या बोला है कि y इंटरसेप्ट से तो पास कर ही रही है और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ px qx और x एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उससे पास कर रही है। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि y इंटरसेप्ट ऑफ px क्या था, तो उसका हमने वैल्यू क्या निकाल के आया था, वो निकल के आया था -3.5। ये हमें y इंटरसेप्ट निकाला था और हमें पता है कि इस यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो हमें ये एक वाले आपका एक पॉइंट पता चल गया कि ये 0, -3.5 से क्रॉस करेगी ये लाइन। ठीक है, तो x1 y1 हमें पता है। अब हमें निकालें इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पी एक्स क्यू एक्स। तो जब हमें इंटरसेक्शन निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, तो हमें दोनों का दिया गया है, हमें पी एक्स भी पता है और क्यू एक्स भी पता है, तो दोनों को हम इक्वल रखेंगे। तो पी एक्स क्या गिवन है, पी एक्स जो गिवन है वो गिवन है 0.1 इंटू x-1 x-5 x-7 इक्वल टू क्यू एक्स जो गिवन है वो गिवन है 0.4 इंटू x-5। यही गिवन है ना। तो हमने क्या कर लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स रखा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 0.1 है, इससे आप इसको निकालोगे तो ये कितने टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x-1, इसको सिंप्लीफाई करो x-1 x-5 x-7, और यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 इंटू x-5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों देखो, दोनों में x-5 कॉमन है, तो अब x-5 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बचा x-1 x-7 और यहाँ पे -4। ठीक है, ये पता चला। अब इस वाले को x-5 को क्या रख सकते हो आप, एक बार x-5 इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको पता चल गई कि x की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आएगी। और इस वाले इक्वेशन को आप 0 के बराबर रखोगे, x-1 x-7 -4 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको ये निकल के आएगा इक्वेशन x² - 8x + 3। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं निकल के आएंगे। इसके जो रियल रूट्स निकल के आ रहे हैं वो इस वाले इक्वेशन के लिए वो x = 5 के लिए आ रहे हैं। तो जब यहाँ पे x = 5 होगा तो y यहाँ पे क्या होगा, जब x = 5 निकल के आया तो यहाँ पे y क्या होगा, y = 0 होगा। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट पता चल गया जहाँ से LX क्रॉस करेगा, एक होगा 0, -3.5 से और एक होगा 5, 0 से। अब हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये होता है। y2 क्या गिवन है, y2 यहाँ पे 0 है तो 0 माइनस करोगे, माइनस y1 क्या है, -3.5 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 अपॉन x2 क्या है, x2 आपका 5 है तो यहाँ पे 5 करोगे, माइनस माइनस x1 क्या है, x1 की वैल्यू 0 है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 3.5 अपॉन 5। ठीक है, यही है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो m की वैल्यू पता चलेगी, m की वैल्यू यानी कि l की जो वैल्यू पता होगी वो होगी 0.7। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें 10 इंटू एल कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, 10 इंटू एल कैलकुलेट करना है। l की वैल्यू क्या है, 0.7 है, इसमें रख दो आप, यहाँ पे l इंटू 0.7 हो जाएगा। l इंटू 10 इंटू 0.7 करोगे तो क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो होगा 7। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, लेट f(x) = 4x³ + 3x² + 2x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 से लेके 2 तक लिमिट दिया गया है f(x) dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है यूजिंग लिमिट ऑफ राइमन सम एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर द गिवन पार्टीशन। आपको पार्टीशन दिया गया है, x0 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 2/n और xi जो कैलकुलेट हो रहा है वो हो रहा है 2 इंटू i अपॉन n, xn = 2 दिया गया है और i की वैल्यू कहाँ से जा रही है, 1 से लेके n तक है। xi जो होगा वो इस इंटरवल में होगा xi - 1 इंटू कॉमा xi इंटरवल में,
और जहाँ पे एक्स आई कैलकुलेट हो रहा है वो क्या हो रहा है 2 इंटू आई अपॉन एन से कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें राइमन सम के लिए बोल रहा है, लेकिन हम जब राइमन सम को उसमें लगाएंगे तो ये काफ़ी क्या होगा, लेंदी प्रोसेस होगा। क्यों लेंदी प्रोसेस होगा मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक इंसाइट दे देता हूँ। आपने राइमन सम किसने पढ़ा था, वीक 9 में पढ़ा था। ठीक है, राइमन सम को हम एस एन से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम इसका समेशन निकालते हैं आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो निकालते हैं हम एफ एक्स आई स्टार इंटू डेल्टा एक्स आई। ये क्या होता है, राइमन सम का फॉर्मूला यही तो होता है, यही होता है ना। हम क्या करते हैं, एफ एक्स आई स्टार इंटू डेल्टा एक्स आई निकालते हैं। जो आपका सम होगा यानी कि जो एफ होगा वो क्या होता है, फंक्शन में हम एक्स आई जो ये गिवन है उसकी वैल्यू हम एक्स की जगह पे रखते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं और इनटू क्या करते हैं, जो यहाँ पे आपका पार्टीशन दिया गया एक्स जीरो आपका एक्स वन, इन दोनों के बीच का हम क्या लेते हैं, जो डेल्टा एक्स आई क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो जब इनका डिफरेंस निकालोगे, जैसे एक्स जीरो हो गया एक्स वन हो गया, एक्स जीरो क्या है, जीरो है, एक्स वन क्या है, 2/n है, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, 2/n होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे और आप एफ एक्स में ये वैल्यू पुट करके इनकी वैल्यू पे एन आई को बढ़ाते चलोगे, 1 2 3 4 5 एन तक ले जाओगे और सबका सम करोगे, फिर आपको क्या मिलेगा, आपको एरिया पता चलेगा। ठीक है, ये आपका राइमन सम कहते हैं। लेकिन जब आपको एरिया ही निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले आपका जो फंक्शन दिया गया है ये क्या होगा, फंक्शन होगा, एक ग्राफ बनेगा, तो इसका आपका एरिया अंडर कर्व निकालना है तो आप राइमन सम से निकालो, चाहे आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन का यूज़ कर लो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है वो दो चीज़ के लिए मेनली काम आता है मैथ में। एक जो होता है वो किसके लिए आता है, सम के लिए यूज़ होता है, और दूसरा एरिया निकालने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं चाहूँ तो राइमन सम को स्किप कर सकता हूँ और मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के इस वाले फंक्शन का हम क्या लगा सकते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आपका सेम वैल्यू देगा। तो आप अगर चाहो तो इस अप्रोच से भी जा सकते हो, तो वो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन अगर आप चाहो शॉर्टकट जाना तो आप क्या करोगे, जो आपका फंक्शन दिया गया है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x दिया गया है। ठीक है, और आपको इंटरवल भी दिया गया है। इंटरवल क्या बोला है कि 0 से लेके 2 तक, यहाँ पे आपको क्या दिया है, 0 से लेके 2 तक। इसमें आपको अगर इंटीग्रेशन कर लोगे तो आपको क्या पता चल गया, इसका एरिया पता चल जाएगा। तो आपको लिमिट दिया गया है 0 से लेके 2 तक। तो और ये आपका इक्वेशन क्या है, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x, इसका क्या निकालो आप, इसका इंटीग्रेशन निकालो। तो चलो निकालते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन निकालोगे 4x³, इसका इंटीग्रेशन होगा 4 इंटू एक्स का पावर 4/4 और इसका लिमिट क्या होगा 0 से लेकर 2 तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या होगा एक्स का पावर 3/3 और इसकी लिमिट क्या है 0 से 2 है, प्लस 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स का पावर 2/2 और इसका इंटीग्रेशन भी क्या है, लिमिट क्या है 0 से लेकर 2 तक। अब ये क्या होता है, अपर लिमिट होता है और ये क्या होता है, आपका लोअर लिमिट होता है। अब एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखो, x इक्वल टू 2 रखो और उसमें से माइनस कर दो x की वैल्यू, एक बार लोअर लिमिट रखो 0, उन दोनों को माइनस करके जो भी आएगा ये आपका लिमिट में उसकी वैल्यू आएगी। तो हम एक एक करके रखते हैं। आप 4 इंटू एक्स की जगह पे 2 रखो अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4/4 और जब आप x इक्वल टू 0 रख दोगे तो ये पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें अगर आप 0 ऐड करो या माइनस करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो हम यही रखते हैं, यानी कि रख भी सकते हो आप यहाँ पे -0 होगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं माइनस रख देता हूँ। ठीक है, -0 होगा। अब इस वाले में वैल्यू पुट करो, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 2 है, तो आप x की वैल्यू क्या रखोगे 2 रखोगे, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3/3। ठीक है, प्लस और यहाँ पे माइनस करोगे लोअर लिमिट में, अगर आप x की जगह पे 0 रखोगे तो पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे -0 होगा, प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 2 है तो एक बार अपर लिमिट रखो, तो एक्स की जगह पे 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 का पावर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा (2) और अगर लोअर लिमिट रखोगे एक्स की जगह पे तो ये क्या होगा, पूरा वैल्यू 0 बन जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 से 4 निकल जाएगा, 2 का पावर 4 कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 16, -0 करोगे यहाँ पे, प्लस 3 से 3 क्रॉस आउट हो जाएगा, 2 का पावर 3 ये कितना देगा 8 होगा, यहाँ पे -0 है, प्लस 2 से 2 क्रॉस आउट हो गया, 2 का पावर 2 कितना होगा 4 होगा। ठीक है, आप इन सबका सम कर दो तो ये आपका 16 + 8 24, 20 + 4 कितना होता है 28 होगा, यानी कि इसका जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा 28। और इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 28। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन वीटी, एक इक्वेशन दिया गया है 4t² + 2t
एस टी आपका इक्वेशन दिया गया है 20 + 14 - t², और आपको बोल रहा है कि लेट, ये आपका फ्लोर फंक्शन दिया गया है, और फ्लोर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अगर 2.34 का अगर फ्लोर निकालो तो क्या आएगा, 2 आएगा, अगर 5 का निकालो तो 5 आएगा। ये आपको डिस्क्राइब किया गया कि फ्लोर फंक्शन क्या होता है, और इसके बेसिस पे यानी कि दो इक्वेशन जो आपका दिया गया है, इसी की बेसिस पे ये जो डेटा गिवन है, आपको इसके कुछ सब क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपको आंसर करना होगा। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इफ A and B are the area under the curve VT and ST respectively from t equal to 0 to t equal to 1, then what is the value of floor A plus floor B। यानी कि आपको बोल रहा है कि जो VT है, ठीक है, अगर आप इसका क्या निकालो, अगर आप इसका निकालोगे एरिया निकालो, और लिमिट क्या दिया गया है, 0 से लेके 1 तक का क्या निकालो, आप इसका एरिया निकालो, ये किसके बराबर होगा, ये ए के बराबर होगा, ठीक है। आप वीटी का एरिया निकालते हो, तो अगर आप एस टी का एरिया निकालते हो 0 से लेके 1 तक इंटरवल में, यानी कि 0 से लेके 1 तक लिमिट में, तो ये किसके बराबर होगा, वो बी के बराबर होगा। और ये बोल रहा है कि दोनों का क्या ले लो, आप दोनों का फ्लोर ले लो और दोनों को ऐड कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या पता चलेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो वीटी फंक्शन है उसका हमें इंटीग्रेशन निकालना होगा, और फिर एस टी का इंटीग्रेशन निकालना होगा 0 से लेके 1 तक लिमिट का। तो पहले हम वीटी का निकालते हैं, यानी कि ए की वैल्यू हम पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है, 0 से लेके 1 तक लिमिट दिया गया है, और जो आपका फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है 4t² + 2t, और ये क्या है, आपका इंटीग्रेशन निकालना है dt का, ठीक है। अब देखो इसका जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो हमें पता है कि t² है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 4 × t2 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा अपॉन 3, और जो इसका इंटरवल दिया गया यानी कि जो लिमिट दिया गया वो 0 से लेके 1 तक दिया गया, ठीक है, प्लस 2 × t⁻1 है, तो ये हो जाएगा t⁻2/2, ठीक है, और इसका इंटरवल क्या दिया गया, 0 से लेके 1 दिया गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करो आप, तो फर्दर सॉल्व करोगे तो एक बार आप अपर लिमिट रखोगे, और 0 को रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 1⁻³ हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा 3 होगा, प्लस 2 × t की जगह पे 1 रखोगे तो हो जाएगा 1⁻2/2। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4/, और ये हो जाएगा 4/3 प्लस 2/2। 2/2 से ये हटा, ये 1 हो गया। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हुआ, 4/3 + 1, 4/3 + 1 करोगे तो क्या होगा, ये होगा 7/3। 7/3 की वैल्यू कितना होती है, इसको जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो ये आएगा 2.3, ठीक है, क्या आया 2.3 आया। ऐसे आप एस टी की वैल्यू निकालो, यानी कि बी की वैल्यू निकाल लो। आप बी क्या होगा, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे 0 से लेके 1 इंटरवल तक, आपका जो फंक्शन दिया गया वो दिया गया 20 + 4t - t², ठीक है। इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 21 है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 20x, क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, और लिमिट क्या होगा 0 से लेके 1 तक, प्लस 4 × t है, यहाँ पे t⁻1 है, तो ये हो जाएगा t²/2, माइनस यहाँ पे t⁻2 है, तो ये पावर ऐड हो जाता है 2 + 1 हो जाएगा, तो ये 2 + 1 करोगे तो 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, ठीक है। और इसका भी लिमिट क्या है, इसका भी जो लिमिट है 0 से लेके 1 तक है, और इसका भी लिमिट क्या है 0 से 1 है, ठीक है, यहाँ पे t होगा। आप इसको सॉल्व करो तो जब आप t की वैल्यू एक बार अपर लिमिट रखोगे तो ये क्या होगा 20 × 1 हो जाएगा, और 0 रखोगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर इसको सॉल्व करो, t की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या देगा, ये आपका देगा 1/2, माइनस t की वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 20, 2 से 2 हट जाएगा तो 2 × 2 = 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 + 2 - 1/3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 22 - 1/3 मिलेगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू पता चलेगी वो पता चलेगी 65/3, और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू होगी 21.6, यानी कि बी की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है 21.6। अब देखो यहाँ पे फ्लोर लेना है, यानी कि फ्लोर ऑफ ए लेना है और उसको ऐड कर देना है फ्लोर ऑफ बी के। फ्लोर ऑफ ए क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2.3 आ रही है, बी जो है बी की वैल्यू कितनी आ रही है 21.6 आ रही है। अब हमें फ्लोर के बारे में बताया कि फ्लोर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, यानी कि जो ये वाली जो वैल्यू दी गई है इसके फ्लोर कहाँ पे होता है, फ्लोर नीचे होता है, तो इससे नीचे वाली जितनी भी वैल्यू है इंटीजर में वो ले सकते हो, जैसे आप 2 लोगे, फिर आपका 1 होगा, 0 होगा, और इनमें से जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू होगा वही इसका क्या होगा
आंसर होगा। यानी कि 2.3 का जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। ऐसे ही 21.6 है, तो इससे क्या करो, फ्लोर फंक्शन निकालना है। तो 21.6 है लेस देन जितने भी आपके इंटीजर हो सकते हैं उनको आप लिख लो। 21.6 से जो नज़दीक वाला इंटीजर होगा उससे नीचे वो क्या होगा, 21 होगा, 20 होगा, 19 होगा, और इनमें से जो सबसे बड़ा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 21 होगा। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा फ्लोर फंक्शन का वो क्या आएगा, 21 होगा। दोनों को ऐड कर दो, 21 + 2 कितना होता है, 23 होता है। तो इसका जो आंसर होगा फ्लोर ए प्लस फ्लोर बी का वो क्या होगा, वो होगा आपका 23, और ये आपका ऑप्शन राइट होगा, यानी कि 23 इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोला है कंसिडर टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स दिए गए, एक px दिया गया और qx दिया गया। px जो फंक्शन है उसकी वैल्यू दी गई -x5 + 5x⁴ - 7x - 2, और qx की वैल्यू ये दी गई है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें बोला है कि px एंड qx इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। आपको ऑप्शन ये बोल रहा है कि जो px है और qx है ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपको चेक करना होगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, तो आप बता सकते हो कि ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। फिर आपको बोला है कि अगर आप x को प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो जो आपका फंक्शन होगा px वो भी क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी इसका एंड वेरिएबल से क्वेश्चन पूछा है। फिर आपको बोला है कि जो px होगा उसमें 5 टर्निंग पॉइंट होंगे, तो आपको टर्निंग पॉइंट निकालना आना चाहिए। फिर आपसे बोल रहा है कि जो आप अगर x को प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो आपका जो फंक्शन होगा qx का वो भी माइनस इन्फिनिटी तक लेके जाएगा। तो इसके लिए आपको एंड बिहेवियर पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। इसमें बोला कि px और qx के इंटरसेक्ट जो पॉइंट होंगे वो 2 होंगे। तो इसको इंटरसेक्ट पॉइंट हम कैसे निकालते हैं कि अगर px और qx का निकालना है तो हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल पुट करेंगे। px इक्वल टू क्या होगा, qx होगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें इंटरसेक्ट पॉइंट का पता चल जाएगा कि कितने इसके इंटरसेक्ट पॉइंट निकलेंगे। तो हम px की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। px जो फंक्शन है वो दिया गया है x5 + 5x⁴ - 7x - 2 इक्वल टू qx क्या दिया गया है, qx दिया गया है -x⁴ + 5x⁴ - x² - 2। अब जब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे -x5 है, -x5 दोनों क्रॉस आउट हो जाएगा। 5x4 है, यहाँ भी 5x4 है, क्रॉस आउट हो जाएगा। यहाँ पे -2 है, -2 यहाँ पे भी है, ये भी निकल जाएगा। आप इसको देखो, -x² है, इसको इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x² - 7x, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x - 7। इसको क्या करोगे आप, एक बार x = 0 पुट करोगे और x पर क्या होगा, x - 7 = 0 रख दोगे। तो आपको x की वैल्यू यहाँ से क्या पता चली, 7 पता चली, और यहाँ पे x = क्या पता चला, 0 पता चला। यानी कि इसके दो इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे, एक 0 होगा और दूसरा क्या होगा, 7 होगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें बोला है एंड बिहेवियर चेक करने का px का। देखो px जो दिया गया है वो -x5 दिया गया है प्लस 5x⁴ दिया गया है -7x - 2 दिया गया है। ये आपका px है। एंड बिहेवियर हम कैसे निकालते हैं, तो एंड बिहेवियर निकालने के लिए क्या करते हैं हम इसका लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट लेते हैं। लीडिंग टर्म क्या है, यहाँ पे -x⁵ है, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, ये आपका निगेटिव है। क्या है, यहाँ पे निगेटिव है, माइनस में है, तो ये निगेटिव कोफिशिएंट है। और इसका डिग्री चेक करते हैं, तो जो डिग्री होगा वो क्या होता है, जो इसका लीडिंग टर्म होता है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या होगा, इस इक्वेशन का आपका डिग्री होगा। इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, यानी कि जो है डिग्री इसका ऑड है। तो हमें पता चला कि अगर an जो होगा, हम क्या करते हैं एंड बिहेवियर कैसे निकालते हैं, अगर an जो होगा अगर निगेटिव है और डिग्री क्या है इसका, डिग्री जो है वो ऑड है, तो इस केस में क्या होता है कि जब आप x को क्या करोगे, आप प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो आपका जो y जो फंक्शन है वो क्या होगा, इसके अपोजिट में जाएगा, यानी कि y जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर भाई आप x को क्या करोगे, आप माइनस के कारण ऐसा हो रहा है, अगर x जो होगा अगर वो माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है तो जो y होगा वो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर आप x को प्लस इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हो, प्लस इन्फिनिटी तक अगर टेंड कर रहे हो तो आपका जो फंक्शन होगा वो भी प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी तक लेके जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। qx के लिए देख लेते हैं, qx का आपका एंड टर्म क्या होगा। देखो qx का जो फंक्शन दिया गया उसको हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। qx क्या है, qx दिया गया -x⁵ प्लस 5x⁴ -x² - 2। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि जो आपका लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट है वो क्या है, निगेटिव है, और जो डिग्री है वो क्या है, वो ऑड डिग्री है। सेम ऐसे ही तो आप जानते हो कि अगर आप
इस वाले केस में अगर आप x को प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाते हो तो जो आपका फंक्शन होता है वो भी क्या होगा, माइनस की तरह जाएगा, उल्टा जाता है। अगर आप x को माइनस इन्फिनिटी तरह लेके जाओगे तो ये क्या होगा, y जो होगा वो आपका प्लस इन्फिनिटी तरह जाएगा। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, ऐसे बोला है कि अगर आप x को इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो ये क्या होगा, टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी तरह जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्यू एक्स होगा माइनस इन्फिनिटी तरह जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बोला है कि टर्निंग पॉइंट कितना होगा पी एक्स का। देखो पी एक्स क्या है, पी एक्स का जो डिग्री है वो कितना आ रहा है, पी एक्स का जो डिग्री है वो 5 है। ठीक है, जो इसका लीडिंग जो टर्म है उसमें उसकी डिग्री क्या, हाईएस्ट डिग्री 5 है, तो इसका भी क्या होगा, डिग्री इस वाले पूरे फंक्शन का डिग्री क्या होगा, 5 होगा। अब ये याद रखना कि जब हम क्या करते हैं, जब हम टर्निंग पॉइंट निकालते हैं तो जो टर्निंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, टर्निंग पॉइंट जो होगा वो डिग्री का, जो भी डिग्री होगा उससे एक कमी होता है। यानी कि अगर 5 डिग्री है तो इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, वो 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, यानी कि इस वाले का टर्निंग पॉइंट कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस तरीके का क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था, ये आपके पीवाईक्यू में आया था, लेकिन ये अभी एक एक्टिविटी का क्वेश्चन है, आप इसको भी सॉल्व कर लो, जिससे कि आपको क्या होगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं आपके एग्जाम में तो आपसे मिस नहीं होगा। देखो क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है कि f1x क्या है, वो 3x² है, यानी कि ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है, ये कर्व जो दिख रहा है, ये क्या है, वो f1x है, और इसका जो दिया गया वैल्यू वो दिया गया 3x² के बराबर है। जो f2x है वो 4 - x² है, ये क्या है, ये आपका f2 है, f2x है, और ये क्या दिया गया, 4 - x² दिया गया। represent two curves, ये आपका ये पिक्चर में बोल आपको बोला है कि if A is the area which is enclosed by the curve f1x and f2x then find the value of 3 है। यानी कि ये बोल रहा है कि f1x और f2x से जो मिलके ये वाला जो एरिया बन रहा है, ये वाला जो enclosed एरिया है, ठीक है, ये वाला आप देख रहे हो, ये क्या है, एक एरिया है। इस एरिया का इसने बोला है कि इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, कि एरिया मान लो ए है जो कि इसके बीच में बन रहा है, f1x और f2x के बीच में। तो आपको निकालना है कि ए फाइंड करो, और ए की वैल्यू आप क्या रख दो, 3 इंटू ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं कि 3 इंटू ए क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर मुझे क्या करना होगा, इस वाले इनक्लोज जो कर्व है f1x और f2x है, जो आपका जो इनक्लोज जो आपका ये एरिया मिल रहा है, उसका हमें पहले क्या करना होगा, इस वाले पूरे शेप का हमें एरिया निकालना होगा। और एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा कि जो f1x है और ये जो आपका इनक्लोज जो शेप बन रहा है, वो देखो ये वाला जो बन रहा है वो यहीं तक बन रहा है, यहीं से तो बन रहा है, ये यहाँ तक बन रहा है। अब देख रहे हो कि इसका जो एक्सिस बन रहा है ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये आपका 1 तक जा रहा है, यहीं तक जा रहा है ना। अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला पूरा एरिया निकालना है, इनक्लोज वाला एरिया, तो आप बताओ कि मैं अगर ऐसा करूँ कि यहाँ से लेके, यानी कि ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेके -1 से लेके 1 तक, अगर मैं f2 जो कर्व जो एरिया बनाएगा, ये वाला जो एरिया बना रहा है, ये पूरा एरिया, ये क्या है, ये आपका जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये आपका क्या होगा, ये f2 का एरिया होगा जो कर्व बनाएगा f2। और अगर मैं f1x की अगर एरिया ले लूँ -1 से लेके 1 तक, और ये क्या होगा, ये f1x का होगा, ये वाला क्या होगा, ये होगा। ठीक है, f1 का एरिया जो होगा -1 से लेके ये इतना होगा। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ, अगर मैं f2x का एरिया निकाल के उसमें से f1x माइनस कर दूँ, तो क्या आप देख रहे हो कि ये वाला क्या होगा, ये पूरा निकल जाएगा। जब f2x में से ये वाला पूरा एरिया निकल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको केवल a वाला एरिया ही बचेगा। तो आप क्या करना होगा, अगर a आपको फाइंड करना है तो f2x वाले एरिया से माइनस कर दो f1x वाले एरिया को, तो आपको a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हमें f2x निकालना होगा, तो f2x क्या निकालना होगा, 4 - x² दिया गया है, और जो आपका लिमिट निकालना है -1 से लेके 1 तक निकालना है। तो आप f2x की वैल्यू पहले निकालो, लिमिट क्या होगा आपका -1 होगा, यहाँ पे -1 होगा और 1 तक, और जो आपका इक्वेशन है वो क्या है, 4 - x² है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 4x माइनस, और x का पावर 2 है तो ये हो जाएगा x के पावर 3/3, और ये क्या होगा, इसका जो लिमिट है वो है -1 से लेके 1 तक लिमिट। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, x की जगह पे एक बार अपर लिमिट रखोगे और फिर उसके लोअर लिमिट से माइनस कर दो। तो अपर लिमिट रखते हैं, तो इसको जो अपर लिमिट रखोगे तो x = 1 रखोगे, तो ये हो जाएगा 4 × 1 -1 का पावर 3 करोगे तो 1 ही होगा, -1/3। और एक बार अपर लिमिट रखा, अब माइनस करोगे लोअर लिमिट रख के, x = -1 रखोगे। तो जब x = -1 रखोगे तो ये -4 हो जाएगा, यानी कि पहले लिख ही लो, 4 × -1 होगा,
माइनस और x की जगह पे आप -1 करोगे तो -1 का पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 4 माइनस 1/3 माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा 11/3 हो जाएगा। 11/3 माइनस और ये भी क्या होगा -11/3। जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/3 प्लस 11/3। दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना मिलेगा 22/3। यानी कि जो f2x का जो पता चला एरिया वो कितना निकल के आया, वो 22/3 निकल के आया। अब आपको f1x का निकालना होगा। तो f1x क्या है, जो आपका f1x दिया गया है वो इसकी वैल्यू दी गई है 3x²। इसका अगर एरिया निकालना होगा तो ये क्या है, एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, -1 से लेके 1 तक का एरिया निकालना है 3x² का। इसका एरिया निकालोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x का पावर 3/3 और लिमिट क्या है आपका माइनस से 1 तक है। आप इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे। तो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट वाला रखो तो ये हो जाएगा 3 × 1/3 माइनस, एक बार -1 रखोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 इंटू और एक बार -1 का पावर 3 तो ये -1 ही होगा और ये हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 से 3 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और -3 है और +3 हो जाएगा तो ये तो क्या होगा 3 और 3 + 3 ये हो जाएगा 3 से 3 डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 + 1 क्या होगा 2। यानी कि जो आपका f1x के नीचे वाला जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 2, यानी कि ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ये क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और ये पूरा जो रेड वाला एरिया जो पता चल रहा है वो कितना आ रहा है, ये आपका 22/3 आ रहा है। तो अगर आपको a फाइंड करना है तो a अगर फाइंड करना होगा तो क्या होगा, आप 22/3 में से माइनस कर दोगे 2 को। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो a की वैल्यू जो पता चलेगी वो पता चलेगी 16/3 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें a नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमें बोल रहा है कि 3a निकालो। तो अगर आपको 3 × a निकालना है तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 16/3 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 3 × 16/3। 3 से 3 क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो 3a की वैल्यू पता चलेगी वो कितनी आएगी 16 आएगा। तो जो 3a की वैल्यू आएगा 16 आएगा और इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो 16 ही होगा। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं एंड टर्म के एग्जाम में। तो अभी हमने जो आपका वीक 9 से लेके वीक 1 से लेके वीक 9 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको देखा। अब ये पूरा कंप्लीट नहीं है, अब इसमें आगे जो वीडियो होंगे उसमें अलग अलग पार्ट आएंगे। ये आपका पार्ट 1 है। हम कोशिश करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है और कुछ एक्टिविटी क्वेश्चन है उनको मैं आपको सॉल्व करा दूं पहले। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।